जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, सब खैरियत से हैं। हम आज रावलपिंडी हाई कोर्ट में पेश होने के बाद एक बड़े इंपॉर्टेंट केस में रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आए। और इम्पॉर्टेंट इसलिए था, जो लीगल प्रैक्टिस करते हैं, लॉयर्स हैं, उनके लिए, ख़ासतौर पर यंगस्टर्स हैं, उनके लिए उसमें बहुत कुछ सीखने का था। और पहली चीज़ ये थी कि इंटरिम स्टे पे बहस थी और पहली ही डेट के ऊपर बहस थी। सो उसमें बड़ी मेन चीज़ें थी। जो पार्टी ने स्टे लिया, पार्टीशन सूट था, लीगल हेयर्स के दरमियान था, बट मेन चीज़ें क्या मिसिंग थी वो हम आपको बता देते हैं। पहली चीज़ मिसिंग थी जिसके ऊपर इंटरिम स्टे खारिज हो गया और दावा भी मेंटेनेबिलिटी पे खारिज हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। सो इंटरिम स्टे क्यों खारिज हुआ और दावा क्यों खारिज हो गया, 711 के तहत रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्यों हो गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम इस व्लॉग के अंदर आपको बताने लगे हैं। पहली चीज़, काज़ ऑफ एक्शन होती है किसी भी दावे को जब आप दायर करते हैं तो काज़ ऑफ एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। काज़ ऑफ एक्शन दावे के अंदर कहीं भी नहीं थी, ना कोई डेट थी, ना कोई डे था, ना कोई तारीख थी, ना कोई वक्त, ना वक़ुआ। ठीक है। सेकंड चीज़ जो उस दावे के अंदर मिसिंग थी वो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस था, यानी आप प्रीमा फेसी केस बनता भी है आपकी तरफ या नहीं बनता, तो वो नहीं बनता था। ठीक है। पार्टीशन सूट मेंटेनेबल ही नहीं था बिटवीन द लीगल हेयर्स। सो तीसरी चीज़ जो मेन थी वो मिसिंग थी कि विजिबल नहीं था, जो प्रॉपर्टी थी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का लिखा हुआ था, उसके अंदर जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ थी उसकी हद तक ये नहीं पता चल रहा था कि ये प्रॉपर्टी कहाँ वाक़ है, किस जगह पे वाक़ है और किस कोर्ट की जुरिसडिक्शन बनती है। सो वो उस एक सोल ग्राउंड के ऊपर भी दावा मेंटेनेबल कोर्ट में नहीं था, यस, ऑर्डर टू रूल 2 के तहत। और मेन चीज़ जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ थी, जो गाड़ियाँ वगैरह उसके अंदर लिखी हुई थी, तो गाड़ियों के नंबर्स नहीं थे, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ था, गाड़ियों का कलर नहीं था, गाड़ियाँ कौन सी हैं, कार है, टोयोटा है, कोई V8 है, क्या है, कुछ नहीं था, और कौन सी कंपनी की गाड़ी है ये भी मिसिंग थी चीज़ें। और द थर्ड वन चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी इस सारे मामले के अंदर, वो ये था कि जब आप प्रेयर क्लास के अंदर जाते हैं, प्रेयर करते हैं, जब भी दावे के अंदर या सब्जेक्ट लिखते हैं, तो आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखना होता है कि आप प्रेयर मांग क्या रहे हैं। सो प्रेयर के अंदर भी आप जब पार्टीशन सूट में प्रेयर ये कर रहे हो कि डिक्लेयर किए जाए कि हम लीगल हेयर्स हैं, सो लीगल हेयर को डिक्लेयर करने के लिए तो आपको अलग डिक्लेरेशन का सूट फाइल करना होता है। सो इन तमाम ग्राउंड्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सूट डे फर्स्ट के ऊपर ही मेंटेनेबिलिटी के ऊपर और उसकी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट 12(2) के तहत जो होती थी उसके तहत जो वो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने खारिज कर दिया। दैट इज़ ग्रेट सक्सेस ऑब्वियसली। और कुछ आप ऐड करेंगे? I would definitely say one thing, that to all those young lawyers, if you are drafting your plan, make sure you don't use any ChatGPT, because I've seen a plan today and there was a repetition of suit property, like that person wrote suit property twice and Yes. there was contradiction between his plan and prep. यस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है जो हमने बहुत, जब हमारे पास ज़ाहिर है क्लाइंट आया, मौके आया, जो हमने बहुत पहले ही उसको जान लिया, वो ये था कि ChatGPT से वो दावा तैयार हुआ था। सो ज़हन में रखें, अगर आप ChatGPT से दावा तैयार करेंगे तो दावा आपका ठीक तैयार नहीं होगा। उसके लिए आपको अपना माइंड इस्तेमाल करना है, लीगल माइंड से, जुडिशल माइंड से अप्लाई करना है। ChatGPT से अगर दावा आप बनाएंगे और उसको कोर्ट में लाएंगे तो ये ज़हन में रखें, आप का दावा इसी ग्राउंड के ऊपर और इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर जो कि बेसिक फंडामेंटल्स हैं किसी भी दावा को दायर करने के लिए, उन्हीं की बुनियादों के ऊपर खारिज हो सकता है। सो ChatGPT पे निसार मत करें, ख़ुद मेहनत करें और ख़ुद दावा तैयार करें और कोर्ट के अंदर उस चीज़ को इंश्योर करें कि वाकई में आप एक लीगल प्रैक्टिशनर हैं और आपने तमाम वो ग्राउंड्स और लीगलिटीज़ पूरी की हैं जो दावा दायर करने के लिए ज़रूरी होती हैं।